मेरा नाम देविका है और ये मेरा परिवर्तित नाम है, ये मेरा रियल नेम नहीं है। और मैं एक हिंदू और अनाथ लड़की हूँ। बचपन से ही मेरे माता पिता नहीं थे और मेरी पूरी परवरिश अनाथ आश्रम में हुई है। और मैंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत पढ़ के आगे आई थी। और 2014 की बात है, 2014 में याशिर जान उर्फ राजा उर्फ प्रिंस उर्फ अरशद आमीन, इन नामों से एक ब्लैंक कॉल मुझे आई थी। और वो 23 अप्रैल का दिन था 2014। दोपहर में 1:30 या 2 बज रहे थे। उस वक्त मुझे कॉल आई थी। उस समय मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऑफिशियल कॉल होगी, इसलिए मैंने उस कॉल को इंटरटेन किया। और कुछ समय के बाद 1-2 दिन में मुझे क्लियर हो गया कि ये ब्लैंक कॉल नहीं है और ये मेरा ऑफिशियल कॉल भी नहीं है। ये कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ये किसी से गलती नहीं हो रही है। और उसके बाद मैंने उसको इग्नोर किया कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। उसके बाद पता नहीं सामने वाले को मेरा फ़ेसबुक एड्रेस कैसे मिला। उसने मुझे मेरे फ़ेसबुक एड्रेस पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। और ये चीज़ें फिर कुछ दिनों बाद 1 मिनट 2 मिनट बात करते करते ये कहीं ना कहीं एक जान पहचान जैसा रिश्ता बनता चला गया। हाँ जी, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं है। वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला, श्रीनगर में रहता है। और उसका जो पुलिस स्टेशन है वो खनियार है। वो वहीं पास में मुनावराबाद में रहता है। अरशद आमीन, उसके फादर का नाम है मोहम्मद आमीन डार। ये डल लेक के बिल्कुल जस्ट सामने इसका घर है। और ये उसके बाद इसने मुझे कंटिन्यू ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं लड़की थी, मैं प्राइवेट नौकरी करती हूँ, मैं अकेले रहती थी। आज भी मैं उसी हालत में हूँ। ये ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, हर एक चीज़ों के लिए ब्लैकमेल करना। नहीं करने पर तुम्हारी जिस तरह हम तुम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तुम्हें ढूंढ सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक उसी तरह चीज़ें होती चली गई। और ये ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और ये रिश्ता उसने ज़बरदस्ती हमेशा डरा के धमका के, जो उसने कहा, जो करना पड़ा, हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए करते चले गए। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये डर था कि हमें समाज से बाहर कर दिया जाएगा, कोई हमें नौकरी नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। और ये मुझे पता था कि आज नहीं कल मेरा अंजाम वो होगा जिसकी मैं कभी बचपन से संघर्ष के दौरान मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और ये 2014 में से शुरू हुआ, तो ये कंटिन्यू चलता रहा। वो जहाँ बुलाएगा, जैसे बुलाएगा, जितना बोलेगा, मुझे करना ही होता था। ये एक मेरी मजबूरी बन चुकी थी और मैं इसको करती गई। मुझे लगा कभी तो ज़िंदगी में स्थिरता आएगी, कभी तो चीज़ें सुधरेंगी। उसके बाद उसने शादी का प्रपोज़ल रखा। मैंने उसको शादी के लिए साफ मना कर दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ और ये मैं करना भी नहीं चाहती थी। उसकी भी चीज़ें मेरे पास हैं, जिस मैसेज और जिस वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल और जो भी चीज़ें थी हमारे, वो है हमारे पास। उसके बाद उसने हमें डरा धमका करके कश्मीर बुलाया 2017 में, जनवरी में, एंड ऑफ द जनवरी वो हमें बुलाया था। हम गए वहाँ पर, हमें डरा धमका के बुलाया। हम वहाँ पे गए, होटल में हमें रखा, उसका पूरा परिवार हमसे मिलने आया। और तब तक मुझे नहीं पता था कि ये शादी के लिए ये बात कर रहा है। मुझे नहीं पता था तब तक कि ये क्या चल रहा है इनके। लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं क्या कहूँ। लेकिन इस बीच में मैंने कई बार पुलिस कंप्लेन की है। मैंने इस बीच में इलाहाबाद में भी पुलिस कंप्लेन की थी और दिल्ली में भी की थी, पर दोनों जगहों से कुछ खास रिजल्ट आया नहीं था। ठीक है, ये चलता रहा। ऐसा नहीं है, इस बीच में मेरे साथ हर बार रेप हुआ है, हर बार मेरा रेप हुआ है, हर बार मेरा रेप हुआ है। और मैं इतनी प्रताड़ित हो गई थी कि एक बार इलाहाबाद में मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैंने उनको फ़ोन भी वहीं से किया कि मेरी ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम पुलिस कंप्लेन करो। लेकिन मैं उस वक्त वहाँ पे नहीं थे, वो बाहर थे। फिर भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। लेकिन एक दिन उसकी भाभी का फ़ोन आता है। उस दिन 15 अगस्त होती है। 15 अगस्त को फ़ोन आता है उसकी भाभी का, 2018 में 15 अगस्त को उसकी भाभी का फ़ोन आता है कि अब तुम शादी की तैयारी कर लो। उसका जो नाम है उसकी भाभी का, वो है अदीना कसन।
फ़ोन आता है और चीज़ें चलती रहती हैं। 7 साल उसने मेरे साथ रिलेशन बनाया, 7 साल। और हर बार मैं इसके अगेंस्ट थी, इसके खिलाफ थी, मैंने बहुत ज़ोर से भी आवाज़ उठाई। लेकिन हमारे देश का पुलिस प्रशासन और हमारा कानून व्यवस्था ही ऐसी है कि जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक एफआईआर नहीं लिखी जाती है। हमारे मरने के बाद तुरंत एफआईआर हो सकती है, लेकिन ज़िंदा में न्याय नहीं मिलता। तो मैं कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियों से उलझ ही रही थी कि फिर एक टाइम आया जब मैंने भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया कि अब पुलिस से कुछ हो नहीं सकता, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये मुझे बदनाम कर देगा, इंटरनेट पे फ़ोटो मेरी वायरल कर देगा। तो मैंने भी शादी के लिए बोला ठीक है। उसके बाद इसने मुझे अपने श्रीनगर बुलाया, टिकट भी इसने ही बना के दी उस वक्त, सब कुछ इसने किया। जब मैं वहाँ गई मुझे होटल में रखा गया, होटल एशियन पार्क में रखा गया। वहाँ पर इसकी कज़न सना आई और इसका एक कज़न एक और है, उनका नाम शायद तौकीर है, तौकीर आया और इसके फैमिली के लोग आए। उसके बाद ये 15 जुलाई की बात है, 15 जुलाई 2019 की। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 17 को मेहंदी लगाई और मेहंदी में सारे इनके रिलेटिव्स, ऑलमोस्ट 10% रिलेटिव्स उस होटल में आए। और 18 को हमको इसका जो कज़न ब्रदर है जिसका नाम एहसान है, वो हमें लेकर इसकी बड़ी बहन जीजी जिसका नाम तबस्सुम है, एआईजी ऑफिस में नौकरी करती थी, पिछले 1-1.5 साल पहले ही उन्होंने शायद वो नौकरी उन्होंने छोड़ा है, ऐसा कुछ है। तो तबस्सुम के घर लेके गई और इनकी कपड़े की भी दुकान है, वहाँ से मेरा निकाह पढ़ाया गया, कलमा पढ़ाया गया। और उसी दिन जिस दिन मेरा निकाह पढ़ाया गया उस दिन मुझे निकाह नामा नहीं दिया गया। उस दिन मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, ये नहीं पूछा गया। और चलिए निकाह हो गया। मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये भी था कि शायद कुछ अच्छा हो, लेकिन कुछ वैसा होता हुआ नहीं दिखा मुझे। उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गया। 1 महीने तक उसने मुझे अपने घर में अच्छे से रखा। उसके बाद वो मुझे 20 अगस्त को वो सारा मेरा गोल्ड लेके मुझे लेके एक्सिस बैंक गया। एक्सिस बैंक में क्या किया मुझे नहीं पता है। उसके बाद मैं वहाँ पे बैठी हुई थी बस बाहर फ्रंट में, जो उनकी एक बेंच होती है, उनका एक वेटिंग रूम था, मैं वहाँ वेट कर रही थी उसका, ठीक है। उसके बाद 24 अगस्त 2019 को वो लेकर के मुझे दिल्ली आ गया और दिल्ली में होटल कृष्णा प्लाजा में पहाड़गंज में मेरे साथ स्टे किया। और ऐसा नहीं कि इसने ये पहली बार किया, ये हर बार करता था, हर बार अपना नाम बदल करके गलत आईडी के साथ ये रहता था। मुझे 2.5 से 3 साल बाद पता चला कि ये रियल में मुस्लिम है, पहले मुझे नहीं पता था कि ये मुस्लिम है। ऐसी हरकतें ये बार बार करता था। ये मेरे घर आता था, यहाँ रेप करता था। और उसके बाद भोपाल है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, इन सारी चीज़ों के मेरे पास एविडेंसेस हैं। मैं विदाउट एविडेंस कुछ नहीं बोल रही हूँ कि लोगों को लगे कि ये गलत है। मैंने एक जगह बात की जहाँ का पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज था वो मुस्लिम था। उसने मुझे कहा ये हिंदू लड़कियों ने बिजनेस बना रखा है, ये आरएसएस के कहने पे ऐसा कर रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास एक एक चीज़ की विटनेस है, एक एक चीज़ की मेरे पास सबूत है कि इसने मेरे साथ क्या किया है। उसके बाद ये 24 अगस्त को मेरे को लेकर के ये दिल्ली आया। दिल्ली में हम 3 दिन रुके, मतलब पहले हम 3-4 दिन थे वहाँ पे शुरू के ही दिनों में। उसके बाद उसका एक दोस्त आया फ़हीम खान, शायद वो खान ना हो लेकिन उस लड़के को मैं पहचानती हूँ, उसकी फ़ोटो मेरे पास है, उसका नाम फ़हीम है। वो आया जिससे ये क्या बात करता था मुझे नहीं पता। ये एक्चुअली इथोपिया में ही नौकरी करता था। तो जब ये फ़हीम के साथ ये आया तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या स्टोरी है इसकी। बाद में मुझे नहीं पता था कि मैरिज रजिस्टर करवा रहा है, ये क्या कर रहा है। उसके बाद इसने उस होटल को बदल दिया। वहाँ पर एक होटल है पहाड़गंज में 6 चोटी टॉक में, पप्पू भाई का, ये वहाँ लेके गया। वहाँ पे हमें 4 दिन रखा। उसके बाद इसने एडवोकेट भवनेश और नंदनगरी एसडीएम ऑफिस की मैडम है सरिता मैडम, उनके साथ मिलके 3 कश्मीरी दोस्तों के साथ मिलकर इसने मेरा मैरिज रजिस्टर कराया। मैं रजिस्ट्रार के सामने गई ज़रूर थी, लेकिन रजिस्ट्रार ने ये नहीं पूछा कि आप मैरिज रजिस्टर कराने आई हैं। रजिस्ट्रार ने बस ये पूछा आप इन्हें कैसे जानती हैं। उसके बाद उसने कहा कि ये पेपर तब तक आपको नहीं मिल सकते जब तक आप इसमें सही पेपर पुटअप नहीं करेंगे। उस समय निकाहनामा था। तो अब इन दोनों के बीच क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। एसडीएम ने तो मना कर दिया था बनाने से कि मैं ये नहीं करूँगा जब तक मैं रियल पेपर नहीं देखूँगा। उसके बाद इसने क्या किया कि अपने कश्मीरी दोस्त एडवोकेट भवनेश के साथ मिलके और सरिता मैडम के साथ मिलके इसने 1 घंटे में मैरिज सर्टिफिकेट इशू करा लिया। जब इशू कराया तो ठीक है,
इसके बाद ये उसको एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में लेके गया अप्रूवल के लिए, क्योंकि वीज़ा में बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे लेके गया, वहाँ से लेके आया 2 दिन में, वहाँ से 2 दिन में वो पेपर मिलता है। और उसके बाद ये कंटिन्यू रूम के बाहर जाके बात करता था लोगों से। क्या बात करता था मुझे नहीं पता। और उसी बीच में मैं प्रेग्नेंट भी थी, जो कि मुझे पता चला था। और उसी टाइम पे इसका एक कश्मीरी दोस्त आया था जो ऑटो चलाता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद है, शायद उसका नाम बिलाल था, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात पे। और पता नहीं इसने मुझे खाने में क्या दिया। ये जामा मस्जिद गया था, वहाँ से ये खाना पैक करा के लाया था। पता नहीं इसने मुझे खाने में क्या दिया। मैंने खाना खाया और नेक्स्ट डे मेरा बच्चा अवॉर्ड हो गया, ऑटोमेटिकली वो बच्चा अवॉर्ड हो गया। उसके बाद मैं रो रही थी कि मेरे साथ ये हो गया, और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। डाउट तो मुझे उसी दिन हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बार बार झूठा नाटक करता है, लेकिन प्यार का, शादी का, रिश्तों का। लेकिन एक्चुअल में मैं जो समझ रही थी शायद वही सही था, लेकिन एक टाइम मेरे को लगा शायद ये सही कह रहा हो। लेकिन उसके बाद ये मुझे लेके चला गया इथोपिया, एम्बेसी में गया। वो मैरिज सर्टिफिकेट और ये सारा जो प्रोसेस था, ये मुझे विज़िट वीज़ा पे लेके जाता है। मैं 7 सितंबर को मैं जाती हूँ इथोपिया। इथोपिया हम एडिस पहुँचते हैं। एडिस के बाद हम वहाँ से 1.5 से 2 घंटे का ट्रैवल करके बाई एयर हम पहुँच जाते हैं मैकेले। मैकेले जब मैं जाती हूँ, वहाँ पर 2 लड़कों से मेरा रेप कराता है, जो इसके दोस्त थे। शायद वो इरिट्रियन थे, इंडियन तो नहीं थे, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद मेरा इस पर बहस होता है कि क्या तरीका है, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो अल्लाह तेरे नाम पे खुश होगा, अल्लाह ये बख्शेगा, अल्लाह वो बख्शेगा, इसी नाम से ये। उसके बाद मेरा पासपोर्ट भी इसके पास था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। और मैं परेशान थी क्योंकि शादी के ही दिन मैंने इसको वो सारे पैसे दे दिए थे जो मेरे पास थे, कैश थे, और जो इसने कहा। उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। मैंने उसको उस वक्त भी कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ज़िंदा वापस इंडिया आना चाहती थी। मैं इथोपिया जाके मैं समझ तो गई थी कि मेरे साथ कुछ इतना गलत होने वाला है जो नहीं, और मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊँगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। उसके बाद ये मुझे अधिघरात लेके गया। जिस अधिघरात ये लेके गया, वहाँ पर एक चीज़ थी, जिस घर में ये रहता था वहाँ के लोग इसकी शायद हकीकत जानते थे। इसको लगा कि अब मैं डिपार्टमेंट चला जाता हूँ, इसको मेरी हकीकत पता चल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आसपास इंडियंस भी थे। इसने फटाक से वहाँ से रूम खाली किया, मतलब 10 से 10 दिन के अंदर इसने रूम खाली कर दिया। जब इसको लगा कि ये, मैं इसकी सारी शिकायत अपने दोस्तों यारों को मैंने बताना शुरू कर दिया है, मेरी सहेलियों को बताना शुरू किया, अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया, मैंने अपने बॉस को बताना शुरू कर दिया कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो शायद इसको पता चल गया था या पता नहीं। उसके बाद इसने क्या किया, इसने रूम चेंज किया। और इसने रूम चेंज किया। मैं जिस रूम में थी वहाँ पे भी गैर मर्दों का आना जाना, मिलना जुलना। एक तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा था। एक दिन मैं वहाँ पे कोयला लेने की गई। एक्चुअली वहाँ पे खाना कोयले में बनता है। वो टेक्नोलॉजी में बहुत ही पिछड़ा एरिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। वहाँ पे लाइट गिनती के 2 से 3 घंटे रहती है। और गैस तो मतलब एक ऑप्शन है, उनका ऑप्शन है। प्राइमरी जो उनकी नीड होती है खाना बनाने की, कुकिंग का प्रोसेस है कोयला। मैं कोयला लेने गई, तब उन लोगों को पता चला कि ये इंडियन लड़की है, इसी को बेचा जा रहा है कहीं पर। इरिटी ने, उसने मेरे से कहा सिंपली, उनकी लैंग्वेज वहाँ की मरही वहाँ की लैंग्वेज है, बट उन्होंने इंग्लिश में जो बताया, मैंने उससे कन्वर्सेशन की। मैं घर आई, मैंने उससे पूछा ये क्या चल रहा है। उसने कहा तो तू क्या कर लेगी, तू निकल जा, तू भाग यहाँ से। मैंने कहा तो फिर अगर तुम मुझे रखना ही चाह रहे हो तो बताओ ना, ये तो मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो तुम वीज़ा के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो, वीज़ा प्रोसीड क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरा रेसिडेंस परमिट क्यों नहीं ले रहे हो। तो तेरे को जो करना है कर ले, तेरे को जो करना है कर ले, पकड़ अपना पासपोर्ट। इसको ये लगा कि इसके पास पैसे नहीं है। और हाँ, इसी बीच में मुझे लगा मेरा फ़ोन चोरी हुआ है सब्ज़ी की दुकान से, लेकिन मेरा फ़ोन चोरी नहीं हुआ था सर, मेरा फ़ोन चोरी करवाया गया था। इसका रीज़न ये है कि जब ये डिपार्टमेंट में था, मैं सब्ज़ी ली और मेरा फ़ोन उसी वक्त मेरे हाथ से चोरी हुआ। जैसे ही मेरा फ़ोन चोरी हुआ, मैं किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती थी उस वक्त, क्योंकि मैं वहाँ पर उतना ज़्यादा नोन नहीं थी कहाँ पर क्या है। मैंने किसी की हेल्प से मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने वहाँ FIR की कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, इसमें ये था। लेकिन वो गलत था, वो मेरी फ़ोन चोरी नहीं हुआ था, मेरा फ़ोन अरशद आमीन ने चोरी कराया था। उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तब पता चला कि जब वो उस रूम पे आई तो उसने कह दिया मैं प्रियंका नाम की लड़की को जानता ही नहीं हूँ, ना वो मेरी वाइफ है, ये शादी करके लेके गया था मुझे, मैं ऐसी भक्के नहीं गई थी इसके साथ। उसके बाद इसने क्या किया कि तो फिर ये जब डिपार्टमेंट चला गया, इसको लगा ये क्या करेगी पासपोर्ट से, ले जा पासपोर्ट। इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास मोबाइल नहीं है, ये किसी को, और ये सिर्फ मुझे 10 रुपये का रिचार्ज कराता था वहाँ की करेंसी में, जिससे मैं इंडिया तो और मेरे पास एक छोटा सा बार फ़ोन था उस बीच,
इसने ही मुझे वो बार फ़ोन दिया था, वाइट कलर का सैमसंग। इसने इसको ये लगा कि नहीं जाएगी, अब ये क्या करेगी, ये किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि रिचार्ज नहीं है, ये नंबर किसी के पास है नहीं उस टाइम पे, तो इसको कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते व्हाट्सएप से, और व्हाट्सएप मेरा चल नहीं रहा था क्योंकि फ़ोन नहीं था। तो मैंने ऊपर में रह रहे एक सर थे, वो इंडियंस थे, मैंने उनसे कहा, कई बार उनकी वाइफ मुझे कहती थी आप दिन भर रोते रहते हो, दिन भर आप परेशान रहते हो, क्या मसला है, लेकिन मैंने किसी से नहीं कहा। तो उन्होंने ये भी कहा आपको कोई बात है, कोई दिक्कत है, मैंने कहा नहीं, मैंने कभी किसी से नहीं कहा। फिर एक दिन मैं उनके पास गई जिस दिन इसने फेंका, मैंने कहा कि भाभी ऐसा है, मैडम मेरी इतनी हेल्प कर दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए मैं सर से बात करूँगी। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की और मुझे 5,000 बेर दिलवाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाओ और आप पहले यहाँ से वहाँ जाओ। फिर मैं अकेले ही वहाँ से निकली, और उसके बाद मैं वहाँ से सीधा उस अननोन सिटी से जहाँ पे क्राइम इतना ज़्यादा है, एक एक सेकंड में क्राइम है वहाँ पे, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो ये मुझे लेके नहीं छोड़ा। मैं उधर गई, अकेले गई, मैंने टिकट बनाई। फिर मैं वहाँ आधी रात से मैं मैकेले बाई रोड गई, जो वहाँ की मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मोड था बाई रोड का, मैं उससे गई। मैं वहाँ पे जाकर के मैंने टिकट्स भी के लिए बोला, तो मुझे पता चला कि टिकट्स ऐसे होगा, मैंने वो सब किया। वहाँ से मैंने दोस्तों को कॉल किया, मैंने अपने एजेंट को कॉल किया, मैं किसी तरह अपना टिकट बनाई और मैं इंडिया आई। मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका था 7 को ही, लेकिन मैं 10 को पहुँची हूँ इंडिया, 9 या 10 को मैं पहुंची हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ आई, मैं यहाँ आके परेशान थी, अपने घर आके रोना शुरू हो गया था मेरा। मैं घबरा रही थी, मैंने क्या हुआ मेरे साथ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं डरी हुई थी। उस बीच में बीमार भी हो गई, उस बीच में मेरा ट्रीटमेंट भी CMC वैल्यूर में चला। तो उसके बाद इसने क्या किया कि मैं बीमार थी, ये मैं 9 को आती हूँ, मैं 9 अक्टूबर को इंडिया आती हूँ, ये 2 दिन बाद आ जाता है ये इंडिया, लेकिन ये मुझे कांटेक्ट नहीं करता है, ये सीधा अपने घर जाता है। ये जो जानना ज़रूरी नहीं समझता है कि शादी हुई है, बीवी है मेरी है, जो भी है, नहीं, वो घर जाता है। उसके कुछ दिन बाद इसके भाई का फ़ोन आता है 22 या 23 को अक्टूबर को, कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या है। तो मैंने कहा उसका आपके भाई ने ये सब चीज़ें मेरे साथ की है, और लैंडलाइन पे फ़ोन कोई उठाता नहीं था। वो पता नहीं, अब इनको लगा होगा कि शायद वो बाहर आ गई है, ये पुलिस केस करेगी, हमें प्रॉब्लम आएगा। तो उसके भाई ने कहा तुम इधर आओ, हम बैठ के मसले को सुलझाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा है वैसा। तो मुझे लगा अब एक फैमिली इस मैटर में आ गई है, उसको हकीकत पता चला, शायद वो लोग देखें समझे इस केस को, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने जैसे तैसे पैसे अरेंज किए और मैं वहाँ से सीधा बेंगलोर से, मैं सॉरी सीधा वैल्यूर से मैं श्रीनगर जाती हूँ, इसके घर जाती हूँ 4 नवंबर को। और जब मैं 4 नवंबर को इसके घर जाती हूँ तो पहले दोपहर में तो सब कुछ ठीक रहता है, शाम को ये लोग मारना पीटना, गाली गलौज, तू भाग यहाँ से, तू साइन करके जा वरना तेरे को कहाँ कर देंगे। और एक चीज़ जो मेरे पास दूसरा फ़ोन जो मैंने नया ख़रीदा था, उस फ़ोन से इन लोगों ने मुझे एक फ़ोन कहीं नहीं करने दिया। और मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्या है, तो ऐसा करने के पीछे का तुम्हारा मकसद क्या है, मुझे नहीं मालूम, तुम जाओ, तुम फ्रॉड हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरह से वर्गलाना, इस तरह से परेशान कर देना। फिर उसने झूठा आरोप लगाया, मैं तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। मैंने कहा हाँ मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी शादी तुमसे ही हुई है, किसी और से मेरी शादी कभी नहीं हुई। तो इस तरह से झूठा आरोप लगाना। और 3 को इन्होंने यही किया। 4 नवंबर को 2:30 बजे इसका एक भाई है आरिफ, बड़ा वाला भाई आरिफ आमीन, और इसकी भाभी नुसरत मुझे लेकर के कोर्ट में जाते हैं। और ये लोग इतना डरा के रखते हैं, वहाँ से भी मैं फ़ोन नहीं कर पाती हूँ। मैंने एडवोकेट को भी कहा मैं फ़ोन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने, एडवोकेट इनके पहचान का था तो वहाँ पे भी फ़ोन नहीं करने दिया गया। उसके बाद उन लोगों ने एक पता नहीं उस लेटर पे क्या लिखा था, स्टाम्प पेपर में कुछ बनाया गया, उस पर साइन ली गई। फिर एक रजिस्टर लाया गया, उसमें साइन ली गई, उस पर थंब इम्प्रेशंस लिए गए। और उसके बाद मैंने कहा अब तो तुम मुझे नहीं रखना चाहते हो तो छोड़ दो, मैं अपने घर जैसे तैसे पहुंच जाऊंगी। तो इन लोगों ने उस दिन नहीं छोड़ा। इस दिन ये अपने घर लेके आए, झूठा बहाना करके अरशद कि वो तुम्हारा गोल्ड वाला मसला है, उसको समझ लेते हैं, ये है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं ये करूँगा। उसके बाद इसने कुछ नहीं, उसके बाद इन्होंने हमें रात को भी मारा, दिन को भी मारा, बहुत मारा, एक फ़ोन नहीं करने दिया। उसके बाप ने हमें धमकी दी, तू कुछ भी अगर होशियारी की तो हमारे पहचान में CID वाले हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम एयरपोर्ट में जाके ऐसा कर देंगे, तेरे को हम ये कर देंगे, तू वैसी है, तू निकल जा यहाँ से। इसकी दोनों भाभीयों ने मारा इसका। और इसका एक भाई तो हमेशा कहता था कि कहाँ फंस गया, कहाँ तू शादी किया है, 1 रुपया नहीं लेके आई है। और ये अक्सर ये टोंट उसका बड़ा वाला भाई दिया करता था। और उसके बाद मुझे एयरपोर्ट ये लोगों ने छोड़ा। और तब तक ये लोग मुझे लगा मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल के थोड़ा किसी को बता दूं, पुलिस को बता दूं, कोई भी हेल्प ले लूं, तो नहीं, क्योंकि ये इन लोगों ने ये लोग तब तक वहाँ खड़े थे बाहर जब तक फ़्लाइट निकल नहीं गई। जब हम वहाँ से चले गए
तब ठीक था। उसके बाद इसका फ़ोन आया कन्फर्मेशन के लिए कि तू कहाँ है, तू क्या कर रही है। मैंने कहा जो तुमने किया है बस अब देखो। उसके बाद उसने कहा तुम टेंशन नहीं लो, तुम डरो मत, मैं तुमसे रिश्ता, ये तो कागज़ में हुआ है, दिल से कुछ भी नहीं है। तुम 2 दिन 4 दिन का वक्त दो, रुको। मैं रुकी। फिर मैंने फ़ोन किया निकाहनामे के लिए, तो मुझे निकाहनामा नहीं दिया गया। इसके भाई ने कहा कि तू जो भी है तेरे को तेरे घर के अंदर घुस के गड़वा दूंगा, कटवा दूंगा, और बार बार यही धमकी देना। फिर निकाहनामा नहीं देना, ना मैरिज सर्टिफिकेट देना, ना डिवोर्स का पेपर देना। वो डिवोर्स पेपर था या क्या था वो तो मैं समझ रही हूँ डिवोर्स पेपर है, वो क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। मैं इसलिए समझ रही हूँ क्योंकि अब इस तरह से बातें हो चुकी हैं। इस बीच में मैंने बहुत जगह कंप्लेन की है, प्राइम मिनिस्टर को किया, प्रेसिडेंट को किया, पुलिस स्टेशन को किया, वुमेन कमीशन को किया, IGP कश्मीर को किया, पर फिलहाल आज तक अभी तक कोई मुझे राहत नहीं मिली, कोई FIR नहीं हो रही है। और अब अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद अब ऐसा होगा कि मैं सुसाइड ही करूँगी, क्योंकि सोसाइटी मुझे जीने नहीं दे रही है। और इसके घर से हमेशा कोई दिल्ली के अलग अलग नंबरों से, अलीगढ़ के अलग अलग नंबरों से मुझे धमकी आती है, जो नंबर मेरे पास रखे हुए हैं। तो मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरी आवाज़ हर किसी तक पहुँचे और मुझे इंसाफ दिलाने में मदद की जाए।